हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे एंड उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है। तो आज हम लोग उसी फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ये बोला गया था कि अगर इट्स कोई भी x है उसका अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का नोटेशन हो गया था। एंड हमको फ्रैक्शनल पार्ट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या तरीका बताया गया था कि अगर हम जिस भी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना चाहते हैं उसको हम i प्लस एफ फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें, जहाँ पर i इंटीजर है एंड स्मॉल f एक फ्रैक्शनल वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के ओपन वन के बीच में है ना। आई इंटीजर f हमेशा बोला मैंने क्लोज जीरो से ओपन वन के बीच की वैल्यू है। तो जब हम x को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो अब यहाँ पर ये जो f है ये f ही इस x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, है ना। तो हम लोगों ने इस तरह के कुछ नंबर्स को लेकर के i प्लस एफ फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसका हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑब्जर्व किया था। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से अभी क्लियर होनी चाहिए सबको। तो आज अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, अच्छा, अभी कैसे लिखा गया देखिए। जैसे भी हम लोगों ने बात करी कि हम फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड कर रहे थे, तो x को हम एक्सप्रेस करते थे i प्लस एफ फॉर्म में, जहाँ पर i इंटीजर है, f है ना, ये सारी कंडीशंस हमको पता है। i इंटीजर है, f क्लोज्ड जीरो से ओपन वन के बीच की वैल्यू है। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये चीज़ डिस्कस भी करी थी कि अब इस डेफिनेशन में ये जो i है यही i इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनता है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि अब यहाँ पे जो f है यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम किसी भी क्वांटिटी x को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। भाई जब आप इसको i प्लस एफ फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे तो फिर आपने कहा ना कि ये जो i है यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये जो f है यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब i की जगह हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया और f की जगह हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया। यानी कि अब हम किसी भी x को कह सकते हैं कि कोई भी जो x होगा वो किसके बराबर होगा, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा हमेशा। इसका रीज़न क्लियर होना चाहिए, यहीं से आया है ना। x को i प्लस एफ लिखा, ये i ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये f ही इसका फ्रैक्शनल पार्ट था। तो i की जगह हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया, f की जगह हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी x को अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, तो अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें, इसको इधर ले जाएं, इस टर्म को इधर ले जाएं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसी इक्वेशन को देखिए, इसी को बस रीअरेंज करके लिख दिया, इस टर्म को इधर ले जाइए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। ठीक, किसी भी x का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ले लें एंड फिर हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, हम x का फ्रैक्शनल पार्ट ले लें फिर हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हमेशा 0 होगी। अब ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों या ऐसा किस तरह से। कोई भी क्वांटिटी उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेकर के फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। इसका रीज़न क्या है, देखिए, आपने किसी x का पहले आपने फ्रैक्शनल पार्ट लिया, ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद इसका जो रिजल्ट बनेगा, अब
जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई मॉडुलस का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर आएगा, हम लोगों ने लास्ट में बहुत बार ये चीज़ बोली। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का जो रिजल्ट आएगा, भाई ये आपका f जो है यही ना फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोज्ड 0 से ओपन 1, मतलब x को हम कुछ भी ले लें, कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आप किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्लोज्ड 0 से ओपन 1 में ही लाई करेगा। मतलब किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से छोटा हो जाए पॉसिबल नहीं है, एंड 1 या 1 से बड़ा हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर होगा, वैसे अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के ही बीच में होगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी x है, उसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तो हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी रिजल्ट आया, ये जो भी रिजल्ट बना है ना, ये रिजल्ट क्लोज्ड 0 से लेकर के ओपन 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये जो वैल्यू आई फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद वो इसी इंटरवल में है। अब मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू बन गई 0.1, 0.2, 0 कुछ भी ऐसा बन गया, फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि अब हम ये जो भी रिजल्ट मिला है, अब हम इस रिजल्ट का क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। ठीक, अब अगर हम आपसे बोलें कि एग्जैक्टली 0 बना, मान लीजिए इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ गई, तो एग्जैक्टली 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा मान लीजिए ये 0.1 बना, ये 0.1 बन गया फ्रैक्शनल पार्ट, फिर 0.1 का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो भी क्या है, 0 आ जाएगा। 0.2, 0.3 कुछ भी, 0.8, 0.9, एग्जैक्टली 1 पर जब आप पहुंचते, अगर फ्रैक्शनल पार्ट जब एग्जैक्टली 1 पर पहुंचता तब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलता, बट ये 1 तो बनेगा नहीं, ये तो हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा होगा, 0 आएगा। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा डिस्कस कर लिया, ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच की अगर हम कोई भी वैल्यू लें, 0.1, 0.2 या 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 पर क्लोज्ड है, 0 ले लिया, 0.12, 0.5, 0.9 कुछ भी ऐसा, 1 से छोटी वैल्यू कुछ भी लें 0 से 1 के बीच में, तो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिख रहा होगा, 0 ही दिख रहा होगा, है ना। हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया है, तो अब है ना ये हमको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी भी x का हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो वो जो रिजल्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट का वो क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में रहेगा, ये भी बात क्लियर होगी। अब अगर कोई वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में है तो ऑब्वियसली फिर जब हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए किसी भी x का फ्रैक्शनल पार्ट लिया फिर उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो ये रिजल्ट हमेशा 0 बनेगा। ठीक, ये वाली बात क्लियर होगी। अब सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3, आपने किसी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया एंड अब उसका आपने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया। जैसे इसमें क्या था, पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया फिर हमने उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो रिजल्ट 0 बन गया। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं अब उसका फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, क्या इसका भी रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, हमेशा। अब लास्ट सम पे जब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आएगा, -5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आएगा, है ना, 7 का फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 ही आएगा, है ना, -10 का फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 ही आएगा। किसी भी इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, क्योंकि आप 1 को कैसे लिखेंगे, i प्लस एफ फॉर्म में ऐसे लिख रहे होंगे, -5 को आप ऐसे लिखेंगे -5 + 0, 7 को भी हम ऐसे लिखेंगे i प्लस एफ फॉर्म में, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे i प्लस एफ फॉर्म में। ये बात हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो तो हमेशा 0 रहेगा। ठीक, तो अब सोचिए कि आपने किसी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो जो रिजल्ट बना, ये रिजल्ट कैसा हो गया, इंटीजर हो गया, है ना।
हमने किसी भी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो तो एक इंटीजर वैल्यू होगी। और किसी भी इंटीजर का फिर अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि हम 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट लें, फिर हम उसका 7.2 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें और फिर हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लें, तो 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हो गया और फिर 7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। ठीक, ये बात हमको डायरेक्टली क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये हमेशा इंटीजर बनेगा और किसी भी इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता ही है। तो ये इंटीजर हो गया, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 हो गया। तो आपने फ्रैक्शनल पार्ट लिया फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो भी 0 रहेगा। आपने पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया तो भी ये 0 ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ठीक, अब जो भी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने मॉडुलस में जहाँ पे भी ए बी यूज़ किया था, मैंने लिखा था कि ए एंड बी सारी क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज में जहाँ भी हमने I1 I2 लिखा वो सारे के सारे इंटीजर्स थे। वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी में अगर हम कहीं पर भी F1 या F2 यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं, है ना। ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी लिखते समय हम कहीं पर भी अगर F1 या F2 ऐसा कुछ यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हमको किसी फ्रैक्शन f के बराबर दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसके करस्पॉन्डिंग x बताइए, है ना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.3 है, इसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा बताइए। ठीक, तो अब इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल है भाई। कोई एक ही x ऐसा नहीं होगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है। जैसे 1.3 हम i प्लस एफ फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके लिए फ्रैक्शनल पार्ट देखना आसान होगा। 1.3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3। अगर x को हम ले लें 2.3 इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। हम x को ले लें 0 प्लस 0.3 मतलब सिंपली 0.3, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। हम x को ले लें -3 प्लस 0.3, ये आपका -2.7 होगा। बट अगेन ये i प्लस एफ फॉर्म में लिखा गया है और i प्लस एफ फॉर्म में से आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3। नेगेटिव वैल्यूज में गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे। -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 या -0.7 नहीं होगा, -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 0.3 होगा। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि i प्लस एफ फॉर्म में कैसे लिखते हैं नेगेटिव वैल्यूज को भी, है ना। तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट हमको कितना दिख रहा है 0.3। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमको इक्वल टू 0.3 दिया है और हमसे x पूछा जाए तो ऑब्वियसली इन्फिनाइट नंबर ऑफ हम ऐसे x लिख सकते हैं जिनमें सभी का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा। ये बात क्लियर होगी हमको। ठीक, तो इसका एक जनरलाइज्ड आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.3 दिया है तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो एनी इंटीजर प्लस 0.3 हो जाएगा। यहाँ पे i एक इंटीजर है, आप देखिए तो वैसे ही लिखा एनी इंटीजर प्लस 0.3 आप लिख दीजिए। ये i प्लस एफ फॉर्म में एक्सप्रेस है ना। तो आप यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल पार्ट देख सकते हैं। ये जो भी x बनेगा आप i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आप कोई इंटीजर यहाँ पुट करते चले जाइए। जो भी x मिलेंगे, जितने भी x मिलेंगे, उन सभी का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 रहेगा क्योंकि ये i प्लस एफ फॉर्म में ही लिखा गया है ना। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 दिया है तो x अगर हमसे पूछा जाए कि x बताइए x क्या होगा तो हम आंसर ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कि x होगा i प्लस 0.3 वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। एक फिक्स आंसर नहीं है, इसके लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ x पॉसिबल है। अब आप i की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करते जाइए, वो सारे के सारे आंसर्स हैं, है ना, क्योंकि उन सभी का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम, है ना। ये i प्लस एफ फॉर्म में लिखा हुआ है, i प्लस एफ फॉर्म में यही इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो भी x होगा i, अब हम कोई भी इंटीजर पुट कर लें, इस x का फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0.3 ही आएगा। ठीक, तो
ये तो एग्जाम्पल था, इसको जनरलाइज कर देते हैं हम कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट किसी फ्रैक्शन f के बराबर दिया है तो x अगर हमसे पूछा जाएगा तो x हम आंसर में रिपोर्ट करेंगे i प्लस एफ वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 दिया है तो आंसर हम लिखेंगे ऐसे। फ्रैक्शनल पार्ट मान लीजिए दे दिया जाए 0.7 तो हम x को लिखेंगे i प्लस 0.7 वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया जाए 0.99 तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू i प्लस 0.99 वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से मतलब फ्रैक्शनल पार्ट अगर f के बराबर है तो x आपका i प्लस दैट फ्रैक्शनल पार्ट i प्लस f के बराबर होगा वेयर i इज एन इंटीजर। ये वाली बात एक बार देख लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आप कोई भी अगर वीडियो देखते हैं ना, कहीं पर भी आपको लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आई है ना, आगे मत बढ़िए, क्योंकि कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी तो आप आगे बढ़ेंगे तो हमेशा वो कन्फ्यूजन बना रहेगा। कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है वीडियोज़ में कि आप तुरंत वहीं पे पॉज करके तुरंत थोड़ा सा पीछे जा करके वो पार्ट तब तक सुनिए जब तक आपको एकदम क्लियर नहीं हो जाता है ना। मतलब कभी भी ऐसे नहीं प्रोसीड करिए कि अच्छा एक बार देख लेते हैं फिर उसको वापस से सुनेंगे जो नहीं समझ में आए। जहाँ पर जो चीज़ नहीं समझ में आती वहीं पॉज करिए, वापस जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, समझ में आएगा। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं है ना। उसको तब तक सुनिए जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए, और जब चीज़ें क्लियर हो तभी आगे बढ़िए हमेशा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी फ्रैक्शन f1 से किसी फ्रैक्शन f2 के बीच में अगर लाई करे तो x क्या होना चाहिए। अब इसको अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है मान लीजिए वो 0.2 से लेकर के 0.7 के बीच में। अब हमको x बताना है कि x हम क्या लें जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 से 0.7 के बीच में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x जो हम लें वो हम 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2 से अगर हम 1.7 के बीच में रखते हैं, अगर हम x को 1.2, अब इमेजिन करिए नंबर लाइन पे 1.2 से 1.7 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो आएगा वो 0.2 से 0.7 के बीच में आएगा, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ही रहेगा 0.7 के बीच में। तो हम कह सकते हैं x को हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक। अब अगेन इसमें भी ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ केसेस हम बना सकते हैं। अब पिछली वाली बात अगर क्लियर है तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, हम x को ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई 2.2 से लेकर के 2.7 तक, हम x को 10.2 से 10.7 ऐसे भी ले सकते हैं। हम x को चाहें तो हम 0.2 से 0.7 ऐसे भी ले सकते हैं। इवन नेगेटिव वैल्यूज भी हम चाहें तो x को -5 प्लस 0.2 से -5 प्लस 0.7। अब x का इसमें से कोई भी इंटरवल देख लीजिए, जब आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.2 से 0.7 के बीच में ही रहेगा, है ना। 2.2 से 2.7 हो चाहे 10.2 से 10.7, कोई भी केस देख लीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0.2 से 0.7 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसको देख करके हमको क्या लग रहा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट किसी फ्रैक्शन f1 से f2 के बीच में लाई कर रहा है तो x क्या होगा। अगेन एनी इंटीजर प्लस ये जो भी फ्रैक्शन है f1 से लेकर के अगेन इंटीजर प्लस जो फ्रैक्शन f2 दिया है उसके बीच में लाई करेगा, है ना। जैसे 1.2 से 1.7, 2.2 से 2.7 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं x जो होगा वो i प्लस f1 से i प्लस f2 के बीच में लाई करेगा, जहां पर i इंटीजर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमको इस केस में भी आंसर अगर लिखना होता तो इसका हम आंसर कैसे लिख सकते थे कि x जो होगा वो i प्लस 0.2 से लेकर के i प्लस 0.7 के बीच में लाई करेगा, ऐसे लिखेंगे, जहां पर i बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर।
ये इसका आंसर एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। ठीक, अच्छा ये वाली बात तो हमको ऐसे क्लियर होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर इक्वलिटी इधर नहीं होती तो इधर इक्वलिटी नहीं होती तो किसी भी केस में इक्वलिटी नहीं लेते, फिर आंसर भी ऐसे लिखते, ये इधर ओपन रहता। कहने का मतलब जिधर इक्वलिटी है उस तरफ लेंगे, जिधर नहीं उधर नहीं लेंगे। ठीक, तो अगर हमको मान लीजिए ऐसा दिया है, मान लीजिए अगर दोनों तरफ इक्वलिटी है तो रखेंगे, मान लीजिए किसी एक तरफ नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए ना कि जिधर इक्वलिटी है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी रहेगी, जिधर नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा दिया है f1 से f2 के बीच में, तो x लाई करेगा i प्लस f1 से i प्लस f2 के बीच में, जहां पर i जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए। तो अपना आंसर ऐसे लिख देंगे। इतनी बात करोगे? ठीक, अब इसमें हमको एक डाउट है, पहले तो एक बार देख लीजिए कि यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये कैसे लिख रहे हैं एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बाद फिर आगे वाली बात करेंगे हम लोग। अब इसमें हमको कन्फ्यूजन ये है कि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले अगेन ये वाला पार्ट यहाँ तक जो लिखा है ये एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आगे वाला पार्ट देखिए, नहीं तो अगेन पहले एक बार वापस से सुन लीजिए, क्लियर कर लीजिए सारी चीज़, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब हम x को ऐसे लिख रहे हैं i प्लस f1 से i प्लस f2, तो मेरा कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर ये जो i लिखा हुआ है, ये दोनों तरफ जो इंटीजर है ये सेम लेना ज़रूरी है क्या? मतलब इधर कोई और इंटीजर और इधर कोई और इंटीजर हो जाए, i1 i2 ऐसा कर दें क्या? ऐसा नहीं ले सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर i प्लस f1 से i प्लस f2, तो क्या ये जो इंटीजर है, अभी तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी वैसे ही लिया था ना, दोनों तरफ इंटीजर सेम रखा था, 1 1 2 2 10 10 0 -5। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा ज़रूरी है? क्या दोनों तरफ i सेम रखना ज़रूरी है, या हम अलग अलग लें तो भी चल जाएगा? मतलब इधर 1 ले लें उधर 2 ले लें, या इधर 1 ले लें उधर 5 ले लें, इधर 2 ले लें उधर 10 ले लें, ऐसा कुछ क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? तो चलिए इसको एक बार देखा जाए। कि अगर हम इंटीजर सेम नहीं लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है, ठीक, तो x हम लोग लिख रहे हैं i प्लस 0.2 से, अभी ऐसे लिख रहे थे i प्लस 0.7। ठीक, पिछले सारे एग्जांपल्स में हमने दोनों तरफ इंटीजर सेम लिया। अब चलिए इंटीजर मान लीजिए बदल दिया, इधर 2 ले लिया इधर 3 ले लिया। अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो x का इंटरवल आपने लिखा, ये हो गया 2.2 और ये हो गया 3.7। हमने इंटीजर बदल दिया दोनों तरफ। ठीक, तो x का हमको इंटरवल मिल गया 2.2 से 3.7। अच्छा, अब क्या 2.2 से 3.7, क्या इस इंटरवल में 2.8 आएगा? भाई अब 2.2 से 3.7 तक जा रहे हैं तो 2.8 आएगा, 2.9 आएगा, इसमें 3 भी आएगा, 3.1, ये सब आएगा। ठीक, 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8, क्या ये हमको रिक्वायर्ड है? क्वेश्चन था कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 से 0.7 के बीच में रहना चाहिए, तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हमको चाहिए? क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 अगर बन रहा है तो हमको रिक्वायर्ड है? नहीं, एग्जैक्टली 3। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, है ना, डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्या 0 हमको चाहिए? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट हमको चाहिए था 0.2 से 0.7 के बीच में, 3.1। भाई इस इंटरवल में ये सारी वैल्यूज भी तो आएंगी, है ना, 2.2 से 3.7 के बीच में तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। बट अब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आ गया। बट 0.1 भी हमको नहीं चाहिए, हमको फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 से 0.7 के बीच में चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके अंदर इस इंटरवल में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज बनेंगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऐसी बनने लगेंगी जिसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो हमको रिक्वायर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये इस तरह से लिखना फिर सही आंसर नहीं होगा। अगर हम दोनों तरफ इंटीजर बदल दें तो हमको ऐसे x मिलने लगेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। भाई हमको तो ऐसा x लिखना था ना जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ये आए, हमको ऐसा x चाहिए था जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो। इसी फ्रैक्शनल पार्ट का तो x फाइंड कर रहे थे हम,
तो अब ऐसे x भी मिलने लगेंगे जिसका फ्रैक्शनल पार्ट ये आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये सही तरीका लिखने का नहीं हुआ। कहने का मतलब आप दोनों तरफ इंटीजर बदल नहीं सकते। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है और गलती करते हैं, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आपको दोनों तरफ इंटीजर एग्जैक्टली सेम लिखना ही होगा। मतलब आंसर में ऐसा नहीं कर सकते कि इधर हम I1 लिख दें इधर I2 लिख दें, बोथ मस्ट बी सेम दोनों तरफ। मतलब आप इसको I प्लस F1 से I प्लस F2 ही लिखेंगे। इधर अगर 2 लिया है तो इधर भी 2 ही लेना ही होगा, तभी आप सही आंसर लिख रहे होंगे। हमने 2 के बाद जस्ट 3 अगर ले लिया तो हम देख रहे हैं कि अब हमको सही फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मिल रही। इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है जो कि रिक्वायर्ड हमको नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक। तो दोनों तरफ इंटीजर मस्ट बी सेम, है ना, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर F1 से F2 के बीच में दिया है तो जो x होगा वो I प्लस F1 से I प्लस F2, दोनों तरफ I लिखा है मैंने सेम, I प्लस F1 से I प्लस F2 के बीच में लाई करेगा। मतलब जैसे हमने पहले लिखा था वो सही था, I प्लस 0.2 से I प्लस 0.7, एंड फिर जिधर इक्वलिटी हो उसके करस्पॉन्डिंग लेंगे, जिधर नहीं है तो उधर नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात करोगे? इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक। अब हम लोगों ने इस तरीके की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, अगर आपको याद है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते थे, है ना, इसको हम बाहर ले जाते थे, इसको हम ब्रेक कर देते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई ऐसे लिख देते थे। अब आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर x प्लस आई लिखा है तो क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक बार खुद से सोचिए क्या होना चाहिए, क्या लिखें इसको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई करें कि माइनस आई कर दें, कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो प्रॉपर्टी ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, जहां पर i एक इंटीजर है, इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होगी। कहने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर हमको कहीं कोई इंटीजर दिख रहा है तो इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। आप इसको सीधे यहाँ से हटा सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई आंसर में कोई रोल नहीं है ना। देखिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2.3 प्लस 6, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए, ये और ये सेम आएगा। देख लेते हैं, ये आपका हो गया 8.3, 8.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 और 2.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ही है ना। क्या फर्क पड़ा इससे? इंटीजर ऐड हो जाने से फ्रैक्शनल पार्ट में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जो फ्रैक्शनल पार्ट पहले था वही फ्रैक्शनल पार्ट अभी भी। तो चाहे x का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए, चाहे आप x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही आएगा। कहने का मतलब सिंपली ऐसे याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर है तो हम इसको सीधे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। इस इंटीजर का अब यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव कि ये जो इंटीजर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए आपने बोला कि इसको -6 कर देते हैं, 2.3 -6, तो 2.3 -6 कितना बन गया भाई? -3.7 बन गया, ठीक। अब -3.7 का अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट देखना है तो इसको हम i प्लस एफ फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा, है ना, i प्लस एफ। तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही है और 2.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही आएगा। तो आप चाहे 2.3 -6 कर दीजिए, उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए, चाहे आप सिंपली 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट में नो चेंज। कहने का मतलब ये इंटीजर पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता। आपको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कहीं इंटीजर दिख रहा है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई भी रोल फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ठीक, आई थिंक इसके पहले हम लोगों ने नंबरिंग एक बार देख लेंगे, शायद ये 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, नंबरिंग एक बार देख लेंगे। इसके पहले हमने कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, 1 2 3 एंड 4 5, है ना, 5 प्रॉपर्टीज इसके पहले डिस्कस कर ली हैं। तो दिस विल बी प्रॉपर्टी नंबर 6, दिस विल बी प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक, चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेम इसी तरीके के लिए 2 केसेस थे कि अगर x इंटीजर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और अगर x इंटीजर नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी सेम इसी तरह से केसेस होंगे। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करके जो लिखेंगे वो डिपेंड करेगा x इंटीजर है कि नहीं। इंटीजर है तो रिजल्ट अलग होगा, इंटीजर नहीं है तो रिजल्ट अलग होगा। अब अगर x इंटीजर है तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, नहीं, क्यों? x अगर इंटीजर है तो -x भी तो इंटीजर ही होगा ना भाई। x अगर इंटीजर है तो माइनस, भाई 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है। 10 अगर इंटीजर है तो -10 भी तो इंटीजर है ना। 20 अगर इंटीजर है तो -20 भी तो इंटीजर है। तो x अगर इंटीजर है तो -x भी तो इंटीजर ही हो गया ना। और फिर वही बात कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा। ये वाली बात एकदम याद होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 ही होगा। तो अगर ये कोई इंटीजर बन गया, x इंटीजर हुआ तो -x भी इंटीजर हो गया, और किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, ये बात क्या हो गई। अब देखते हैं कि अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था, जब x इंटीजर नहीं था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को हम लोग ऐसे लिख पाते थे, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, इस तरह से, है ना। एक बार यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया -2.3, तो -2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसको आप लिखेंगे -3 + 0.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज में गलती नहीं करेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है। अच्छा, देखा जाए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये तो अभी बराबर नहीं आ रहा। नहीं, ये तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 हो गया, तो इधर -0.3 बन गया, और इधर अभी बन रहा है +0.7, ये बन रहा है +0.7, और इधर अभी जो आंसर बन रहा है वो हो रहा है -0.3। तो अभी तो ये हमको बराबर नहीं दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -5.6। ठीक, तो -5.6 को आप लिखेंगे -6i + f फॉर्म में, -6 + 0.4, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, +0.4। ठीक, बट मान लीजिए इसको हमने सोचा कि क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखा जाए एक बार। तो 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 आ जाएगा, बाहर माइनस लगा है तो ये -0.6 आ गया। तो अभी भी ये हमको इक्वल नहीं दिख रहा है, अभी ये इक्वल नहीं है। ठीक, यहाँ 0.7 बना तो इधर -0.3 बना, इधर 0.4 बन रहा है तो इधर -0.6 बन रहा है। बट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में एग्जाम्पल से ऑब्जर्व किया था, अगर हम +1 कर दें तो क्या काम बन जाएगा। अब क्या LHS RHS इक्वल हो गया, 1 - 0.6 0.4 आ गया, 1 - 0.3 0.7 आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये -10 + 0.9 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट +0.9 है। माइनस ऑफ, मान लीजिए हमने माइनस बाहर ले गया ना, जैसे यहाँ लिखा, तो 9.1 का इसका कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 0.1, तो माइनस ऑफ 0.1 हुआ। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं तो अब तो LHS RHS इक्वल दिख रहा है हमको। ठीक, तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर x इंटीजर नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं, हम माइनस साइन को बाहर ले जा सकते हैं, इसको हम माइनस को बाहर ले जा सकते हैं, इसको हम माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं। बट हमको अलग से एक +1 करना होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x में माइनस साइन जब बाहर ले जाते थे तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखते थे, बट साथ में एक -1 करना होता था।
दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेम इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे -1 था, फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ पे +1 है। फ्रैक्शनल पार्ट में भी अब क्या है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है तो आप -साइन यहाँ से बाहर तो ले जा सकते हैं, बट आपको अलग से एक एग्जाम्पल से हमको क्लियर होना चाहिए, हमको अलग से एक +1 करना होगा, तब जा करके LHS और RHS बराबर आएगा। मतलब प्रॉपर्टी हो गई ओवरऑल अगर हम कहें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x डिपेंडिंग अपॉन कि x इंटीजर है कि नहीं। अगर x इंटीजर हुआ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1, इस तरह से। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट में इतनी प्रॉपर्टीज हैं। सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए एंड कुछ सिंपल क्वेश्चंस अगेन करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी पर बेस्ड, जैसे हम लोग मॉडुलस में कर रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर रहे थे, वैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे बेस्ड। हर केस में हमको फाइनली x रिपोर्ट करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलिए एक बार फटाफट खुद से ट्राई करिए एक बार आंसर लिखने के लिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चन एक बार खुद से एक अटेम्प्ट दीजिए, सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए ओके, तो सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी फ्रैक्शन f के बराबर है तो x जो होगा वो i प्लस f के बराबर, तो हमने लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना, जहां पर i जो है वो इंटीजर है। 2 फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू √2, तो क्या x कैसे लिखें, i प्लस √2, या √2 अप्रॉक्सीमेटली 1.414 होता है, तो 1 हटा देते हैं, 0.414 ऐसे लिखते हैं, क्या ऐसा कुछ। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्लोज 0 से 1 के बीच में रहती है। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट, भाई √2 तो 1 से बड़ा हो गया ना, 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1.414, क्या फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा हो जाए इक्वल टू ऐसा कुछ आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जैसे हम आपसे बोले कि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं।
क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू सम नॉन इंटीजर बने, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो सेम वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट क्लोज 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये इसके बाहर के इंटरवल में चला जाए पॉसिबल नहीं, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता एंड 1 के बराबर या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में रहेगी। तो क्या ये वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच की है? नहीं है। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट कभी इसके बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, x बिलोंग्स टू 5। ठीक। थर्ड, सेम रीजन, क्या फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगेन x बिलोंग्स टू 5। हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट कैसी वैल्यू, क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच की वैल्यू, 0 से छोटा हो जाए 1 या 1 से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों केसेस के लिए x बिलोंग्स टू 5। इसके बाद फोर्थ, अगेन प्रॉपर्टी बेस, प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना, फ्रैक्शनल पार्ट अगर f1 से f2 के बीच में लाई कर रहा है तो x जो होगा वो i प्लस f1 से i प्लस f2 के बीच में लाई करेगा। जिधर इक्वलिटी है उधर लेंगे, जिधर नहीं है उधर नहीं लेंगे। ये आंसर हो गया, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। फिफ्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 0.9। अब कोई वैल्यू अगर 0.9 से छोटी है तो कहां तक जा सकती है? कोई वैल्यू, इसके दोनों एंड्स लिखे जाए तब प्रॉपर्टी लगाया जाए। तो कोई वैल्यू अगर 0.9 से स्मॉल है तो कहां तक जा सकती है? -∞ तक? नहीं, इस केस में नहीं जा सकती ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका एक इंटरवल फिक्स्ड है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के ही बीच में रहेगा, तो अगर 0.9 से छोटा भी है तो ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? क्लोज्ड 0 तक ही जा सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट जो भी रहेगा वो इसी इंटरवल में रहेगा, ये इससे छोटा। जैसे हम आपसे बोलें कि भाई मॉड x लेस देन 5, अब आप इसका इधर वाला इंटरवल लिखिए, तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? नहीं भाई, मॉडलस x ठीक है, अगर 5 से छोटा भी है तो ये मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? तो केवल 0 तक, क्लोज 0 तक जा सकता है ना, क्योंकि मॉडलस नेगेटिव नहीं होगा। सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से छोटा नहीं होगा, तो भले ये 0.9 से छोटा भी है, छोटा तो है, बट ये -∞ तक नहीं जा सकता, इसका एक इंटरवल है। ये केवल कहाँ तक जा सकता है? मिनिमम क्लोज 0 तक। इसी तरह से पूछा जाए कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ओपन 1 तक जा सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्लोज 0, मैक्सिमम वैल्यू ओपन 1, ये क्लोज 0 से ओपन 1 के ही बीच में रहेगा हमेशा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट अगर f1 से f2 के बीच में है तो x जो भी होगा वो i प्लस f1 से i प्लस f2 के बीच में लाई करेगा। जिधर इक्वलिटी है उधर लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। ये आंसर हो गया, वेयर i बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हुआ? लास्ट देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.235, ऐसे दिए। तो फिर वही चीज की फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0.35 से बड़ा है, ये वैल्यू अगर इससे बिगर है, तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी क्या? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ओपन 1 तक। ये अगर इससे बड़ा भी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ओपन 1, ये केवल ओपन 1 तक जा सकता है। अब फिर से हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर ये f1 से f2 के बीच में है तो x जो होगा वो i प्लस f1 से i प्लस f2 के बीच में लाई करेगा। जिधर इक्वलिटी है लेंगे, नहीं है नहीं लेंगे। i बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हो गया? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से क्लियर होना चाहिए। कुछ एक दो क्वेश्चन अभी हम और लिखते हैं, सिंपल क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए।
इन सारे केसेस के लिए x आपको फाइंड करना है। ट्राई करिए खुद से। आई होप सबने ट्राई कर लिया है ना। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के ही बीच में वैल्यू रहेगी इसकी, है ना। इसी को देखते हुए हमको इन सब का आंसर लिख देना है। देखिए पहले केस में आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 5। क्यों? ऐसा x आपको बताना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 के बराबर या उससे बड़ा हो जाए। 2.5 है यहाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 या उससे बड़ा हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू, ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 से के बराबर या उससे बड़ा हो जाए। 8th, इसमें गलती करते हैं। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए आंसर? x बिलोंग्स टू r। फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखिए क्या पूछा गया है। नंबर लाइन पर ये हो गया 0, कहीं पर आपका 7.9 है। आपसे बोला गया ऐसा x बताइए जिसका फ्रैक्शनल पार्ट लेने पर 7.9 से छोटा है। अच्छा, हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, इसका आंसर तो यही रहेगा। तो आप यहाँ पर कोई भी x ले लीजिए, कोई भी x, इसलिए हमने लिखा x बिलोंग्स टू r। कोई भी x लीजिए, उसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये भी हमको क्लियर है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में रहता है। तो कुछ भी x लें और उसका फिर कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा तो ये तो हमेशा 7.9 से छोटा रहेगा ही ना भाई। इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। आपसे बोला गया ऐसा x बताइए जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 7.9 से छोटा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 7.9 से छोटा होता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में रहता है। तो आप यहाँ पर कोई भी x पुट कर लीजिए, उसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा ये तो हमेशा 7.9 से छोटा होगा ही। ये तो है ना, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि क्या ऐसा x हो कि फ्रैक्शनल पार्ट 7.9 से छोटा बने। तो ये तो हमेशा 7.9 से छोटा ही रहता है, ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। तो हम कुछ भी x लेंगे और उसका फिर कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा तो इसी इंटरवल में ना। तो कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो वो हमेशा 7.9 से छोटा रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर कोई भी x पुट कर लें, इसका फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 7.9। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। अब अगर आपको 7th 8th क्लियर है तो फिर 9th 10th भी क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट -6.2 से बड़ा आ जाए, -6.2 हो गया यहाँ। अब बोला गया ऐसा x बताइए जिसका फ्रैक्शनल पार्ट -6.2 से बड़ा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा -6.2 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट आपका यहाँ है, तो हम कुछ भी x ले लें और उसका कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो इसी इंटरवल में रहेगा ना। और फिर कुछ भी ये वैल्यू अगर बन रही है तो ये -6.2 से तो बड़ी है हर केस में। क्या आप कोई ऐसा x सोच सकते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट लें और वो -6.2 से छोटा हो जाए, इससे छोटा मिल जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। कुछ भी x लेंगे, उसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो -6.2 से बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ये है आपका इस इंटरवल में यहाँ है। तो ये तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है और 0 से 1 के बीच की फिर कोई भी वैल्यू आएगी आंसर में तो वो -6.2 से तो बड़ी रहेगी ना यार हमेशा। तो हम कुछ भी x ले लें, कोई भी x ले लें, x बिलोंग्स टू r, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही -6.2 से बड़ा ही रहेगा। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन -3.4, फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ और -3.4 है ये। क्या ऐसा x लें कि फ्रैक्शनल पार्ट जो हो वो -3.4 से छोटा बने, इधर बनने लगे?
क्या ऐसा x पॉसिबल है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट -3.4 से छोटा बने? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा बनेगा 0 से 1 के ही बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू -3.4 से छोटी हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी x के लिए, x बिलोंग्स टू 5। इन चारों में अगर लग रहा है डाउट तो एक बार इतना वाला पार्ट फिर से सुन लेंगे, ठीक है। तो अब आज का डिस्कशन इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज अब हो गई हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, फ्रैक्शनल पार्ट की, एंड उस पर हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों पर मिक्स्ड, एंड जिस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। तो आज इसको अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।